नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम टेक्निकल हेल्पर के 23/8/2018 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में IR गिरावट और EMF का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, बैटरी के EMF द्वारा निर्धारित होगा या एकक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शून्य। ये निम्न प्रकार से होता है, सिग्मा E प्लस सिग्मा IR ड्रॉप बराबर शून्य। तो यही द्वितीय नियम है जो शून्य के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। तो जो वोल्टेज है वो धारा के परिवर्तन के अनुपातिक होता है, उसे कहेंगे प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरित्र, बी और सी दोनों या ट्रांजिस्टर। तो देखिए ये निम्न प्रकार से होता है, जो वोल्टेज में धारा परिवर्तन के अनुपातिक होता है। तो जो वोल्टेज होता है, इसको देखिए आराम से आसानी से, जो वोल्टेज होता है वो L प्रेरकत्व और DI/dt जो होता है प्रेरकत्व और धारा परिवर्तन के अनुपातिक होता है। इसका राइट आंसर हो गया है सी। इसे बोलते हैं L बराबर प्रेरकत्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम समांतर क्रम प्रतिरोधों के साथ जुड़ी है तो 5 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए 10 वोल्ट, बी 15 वोल्ट, सी 10 वोल्ट, डी 5 वोल्ट, ई 3 वोल्ट 3 वोल्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो समांतर क्रम में हम जब प्रतिरोध रूपों पर एक्रॉस वोल्टेज का पता लगाते हैं तो वह दी गई सप्लाई वोल्टेज के समान होता है। तो प्रत्येक जो प्रत्येक ओम होते हैं, जो प्रतिरोध होता है, उनके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज एक्रॉस सभी में समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध, जो श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध होगा सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, सबसे कम प्रतिरोध से कम, सबसे कम प्रतिरोध से बराबर या सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो श्रेणी सर्किट होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो तुल्यांकी रेजिस्टेंस होता है वो लगाए गए अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिकतम होगा। तो सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होगा। इसका राइट आंसर हो गया है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये बोल रहा है कि लेड एसिड सेल की धारिता है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, वो ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर करती है, डिस्चार्ज की दर पर नहीं करती है, तापमान पर नहीं करती है, प्लेट के क्षेत्रफल नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर तो निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी धारिता निर्भर करती है, लेकिन इसमें नहीं करती है ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। राइट आंसर होगा ई। इसका राइट आंसर है ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है। तो चालक में जो प्रवाहित धारा होती है वह किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन देखिए, अपवाह वेग, अपवाह वेग का वर्ग, अपवाह वेग का घन, अपवाह वेग की चौथी घात या अपवाह वेग का वर्गमूल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो संवाहक की जो प्रवाहित धारा होती है, जो संवाहक में प्रवाहित धारा होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है I/NE/A। तो I होता है इसमें धारा हो गया, A है क्षेत्रफल। तो इसमें बोल रहा है कि संवाहक में प्रवाहित धारा I की समानुपाती होगी, वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो इसका राइट आंसर हो गया है A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्रमशः होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता किसके प्रतिरोध के बराबर होगी। तो जब हम 1 मीटर लंबा और 1 मीटर के क्षेत्रफल का जब कोई पदार्थ लेंगे तो जो उसकी विद्युत प्रतिरोधकता के बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर और 1
1 मीटर लंबा और 1 मीटर का क्षेत्रफल का लेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर समतुल्य होगी। तो राइट आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन निम्न प्रकार से हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग 0.46 ओम मीटर होती है। इसका राइट आंसर हो गया है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहायता कितनी होती है, सहनशीलता कितनी होती है, ये बताना है। तो जो रजत होता है, रजत में चांदी होती है, तो चांदी की जो सहनशीलता होती है वो होती है ±10%। तो हमेशा ध्यान रखें चांदी की होती है ±10%। और एक गोल्ड की भी सहनशीलता पूछी जाती है, उसकी होती है ±5%। और एक पूछी जाती है इनमें से कोई नहीं, तो उसकी होती है ±20%। तो राइट आंसर हो गया है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का कहा जाता है। तो जब कोई खुले टर्मिनल हो, यदि कोई स्रोत पर खुले टर्मिनल हो, तो उस पर हम वोल्ट मीटर की सहायता से मापा गया वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगा वो होगा ईएमएफ होगा। और यदि कोई वोल्टेज स्रोत किसी लोड पर जुड़ा हुआ है, बंद परिपथ में है, और उस पर हम वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज मापेंगे तो वो हमें दर्शाएगा टर्मिनल वोल्टेज। और हमेशा ध्यान रखें जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल जो वोल्टेज होते हैं उससे अधिक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकताएं 5 ओम और 20 ओम, तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है रो वन बराबर रो 2। तो रो 1 होता है RA/L। तो इसमें समान पदार्थ है तो समान लंबाई के हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ए दे रखा है, वो दे रखा है क्षेत्रफल, तो हमें निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या होती है πr²। तो हम πr² का अनुपात निकालेंगे, तो R1 πr²। πr²। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे, I R πr², R2 πr²। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया है और बचा क्या है R1 R1 R² अपॉन R2 और R2 का स्क्वायर। जब हमें इन्हें अनुपात निकालेंगे तो निम्न प्रकार से अनुपात होगा, देखते हैं R1 निम्न प्रकार से होगा। तो हम देखते हैं R1 जो होगा जो R2 होगा, जो त्रिज्या होगी वो होगी R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, जो R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 और R1 का स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखें जो R2 का स्क्वायर 20/5। तो जो R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर है वो हो गया 4/1। तो स्क्वायर हटाने पर यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो इसे 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 इसका राइट आंसर हो गया है 2:1। तो राइट आंसर हो गया है 2:1 ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो हमें पावर निकालना है। जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो हम पावर निकालेंगे, P बराबर V² अपॉन R। तो वोल्टेज का स्क्वायर 120 इंटू 120 अपॉन 60। तो 60 से डिवाइड करने पर 2 बार डिवाइड होगा, और 2 को 120 से मल्टीप्लाई करने पर
240 वाट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रतीक चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, नियन दीप्त, दोलक दीप्त, जेनॉन फ्लैश दीप्त, फ्लैश बल्ब और विसर्जन दीप्त। तो जो इसका राइट आंसर जो हमें दिखाया गया है वो है नियॉन दीप्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिदीप्ति ट्यूब के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है ट्यूब, चौक, फिलामेंट, कैपेसिटर, स्टार्टर। तो हमेशा ध्यान रखें, जो ट्यूब लाइट होती है उसमें जो प्रारंभ में उच्च वोल्टेज प्रदान करता है वो होता है चौक। राइट आंसर हो गया है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित परिपथ का शक्ति गुणक होगा। तो हमेशा शक्ति गुणक पर इसमें 3 ओम के रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है जो उसका प्रतिरोध है 4 ओम। तो इसमें पावर फैक्टर निकालना है। तो cos फाई आर अपॉन जेड, cos फाई बराबर आर अपॉन जेड होता है। तो रेजिस्टेंस का मान इसमें 3 दे रखा है और जेड का मान हम निकालेंगे। तो रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर करने पर हमें 3 का क्यूब 9 और 4 का क्यूब 16। तो इसका रूट करने पर 16 9 25, 25 का रूट 5। तो जो इसका राइट आंसर हो गया है, जेड का मान कितना हुआ है 5। तो यहाँ पर जेड का मान 5 रखने पर डिवाइड करने पर 0.6 राइट आंसर हो गया है। राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 220 वोल्ट के घरेलू एसी आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति कितनी होती है? तो हमेशा ध्यान रखें, जो घरेलू सप्लाई की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? तो 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शून्य वाट का लैंप कितनी खपत करता है? तो ऑप्शन देखिए, कोई शक्ति नहीं करता है, लगभग 5 से 7, लगभग 15 वाट, लगभग 40 वाट और लगभग 100 से 100 वाट। तो हमेशा ध्यान रखें, जो शून्य वाट का जो लैंप होता है वह 12 से 15 वाट की खपत करता है। जो ऊर्जा है वो 12 से 15 वाट की ऊर्जा खपत करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए, प्रसारण, डोपन, अपवाह, मिश्रण और सम्मिश्रण। तो जब कुछ शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध अर्धचालक मिलाने की क्रिया को बोला जाता है डोपिंग बोला जाता है, उसे बोलते हैं डोपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमेशा ध्यान रखें, एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस क्षेत्र की मोटाई किसके तरंगदैर्घ्य के क्रम में होती है? तो ऑप्शन देखिए, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 10⁻4 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखें। दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड को दर्शाता है? तो ऑप्शन देखिए, वेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शॉटकी डायोड दिखाया गया है। और जो टनल डायोड होता है वो इस प्रकार से होता है, ध्यान रखें। जो जेनर डायोड होगा वो इस प्रकार से होता है, ध्यान रखिए। जो फोटो डायोड होता है वो निम्न प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डायोड के समान होता है 2 गेट के ट्राइक डायोड और 2 अवरोध एसीआर युग्म, 4 परतों के एसीआर युग्म और 6 परतों के एसीआर युग्म। तो डायोड होता है वो होता है 4 परतों के एसीआर युग्म के समान होता है। ये
दो डायोड विपरीत क्रम में समांतर में जुड़े हुए के समान होता है। तो देखिए ये होता है इस प्रकार से, समांतर में जुड़े के समान होता है। और इसमें दो टर्मिनल होते हैं जो होते हैं MT1 और एक होता है MT2। तो ये होता है 4 परतों के ACR युग्म के समान होता है। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम में होता है। तो ऑप्शन देखिए, किलो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर और पिको एम्पियर। इसका जो राइट आंसर होगा, जर्मेनियम डायोड के लिए जो रिवर्स करंट होती है वो होती है माइक्रो एम्पियर में होती है। ऑप्शन देखिए माइक्रो एम्पियर। 23 है, गे वायर किसके लिए होता है? सर्च के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध करने के लिए, आपातकालीन रूट उपलब्ध कराने के लिए, पोल की सहायता देने के लिए, और ए और बी दोनों, या प्रतिरोध प्रदान करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए जो गे वायर होता है वह पोलों को सहायता देने के लिए उपयुक्त किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गे वायर एक लाइन पोल एक स्टब पोल के बीच स्थापित है, तो किस प्रकार कोई ऊर्जाकृत एकीकरण उपकरण नहीं है तो उसे कहते हैं। तो जब एक गे वायर है वो एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच में है, तो उसे हम बोलेंगे स्टब गे बोला जाता है। राइट आंसर होगा बी। हमेशा ध्यान रखें। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जूल का हीटिंग प्रभाव पर वांछित होता है। तो जूल का हीटिंग प्रभाव है पर वह वांछित होता है इलेक्ट्रिक आयरन पर, इलेक्ट्रिक टोस्टर पर, डायनामोस पर, या ट्रांसफार्मर पर, या COT। ये बताना है अवांछित होता है। इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर पर तो वांछित होता है, लेकिन डायनामोस और ट्रांसफार्मर पर अवांछित होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया है E, COD। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो असमान धातुओं के किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो और दूसरे जंक्शन पर अवशोषित होती है। तो इस प्रभाव को बोला जाता है, इसका राइट आंसर होगा पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर इफेक्ट होता है। और इसी का विलोम होता है, वो होता है सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 27 पर। निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है? PMMC उपकरण, डायनामोमीटर प्रकार का उपकरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, चलायमान लोह उपकरण, या इन सभी। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। इसका राइट आंसर हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28। किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन देखिए, शून्य, अपरिमिति, अधिकतम, बहुत कम, लोड प्रतिरोध के समान। तो हमेशा ध्यान रखिए जो आदर्श एमीटर, आइडियल एमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है शून्य। और ऐसा पूछा जाता है कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का जो चालकता होती है वो कितनी होती है? वो होती अनंत। और इसी प्रकार से आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है उच्च, और आदर्श वोल्टमीटर की चालकता होती है 0, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात इससे मापा जाता है। तो देखिए उसे बोला जाता है कि किसी सूचक उपकरण और अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क के अनुपात को बोला जाता है विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर हो गया है B, विश्वसनीयता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मेगर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, स्प्रिंग द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, कॉइल द्वारा, एडी करंट द्वारा, C व D दोनों द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो मेगर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो कॉइल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया है C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी सर्किट ब्रेकर के लिए जो सक्रिय एक्टिव जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील, हार्ड फेस्ट कार्बन, पोर्सलिन, तांबा टंगस्टन मिश्र धातु और आयरन। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सर्किट ब्रेकर के जो सक्रिय संपर्क जो एक्टिव
कॉन्टैक्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने थे तांबा टंगस्टन मिश्र धातु। इसका राइट आंसर हो गया है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी इंडक्शन मोटर के टूट या स्लोट हार्मोनिक्स के कारण होता है। जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें टूट व स्लोट हार्मोनिक्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? वायु स्थान मोवकता के उतार चढ़ाव के कारण, लीकेज फ्लक्स के कारण, इनपुट वोल्टेज की गैर साइनसोइडल प्रकृति के कारण, रोटर स्लोट में स्विंगिंग के कारण, सी व डी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिए जो इंडक्शन मोटर में टूट व स्लोट जो हार्मोनिक्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वायु मुक्त स्थान के उतार चढ़ाव के कारण। राइट आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम है और रोटर गति 200 आरपीएम है तो इसकी स्लिप होगी। तो हमेशा ध्यान रखें स्लिप निकाला जाता है एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100 हम जब मल्टीप्लाई करेंगे जब वह हमें प्रतिशत में बताना होता है। तो इसमें बोल रहा है कितने प्रतिशत होगी। तो एन एस का मान है 250 सिंक्रोनस गति और रोटर गति है 200, तो इनका अंतर होगा वो होगा 50। और नीचे दे रखा है सिंक्रोनस गति 250, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है 5 बार। तो 5 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो इसे बोलेंगे 20 आएगा जो प्रतिशत में आएगा, परसेंटेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय कनेक्शन से जुड़ी होती है। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है जो आरंभ हम जब उसे स्टार्ट करते हैं और वह गति कराते समय किस में जुड़ी हुई होती है? ऑप्शन देखिए स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार, ए या टी। तो हमेशा ध्यान रखें जो स्टार और डेल्टा में ही जुड़ी होती है, प्रारंभ और गति करते समय स्टार और डेल्टा में ही कनेक्शन में जुड़ी हुई होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किस डीसी मोटर के गुणदोष किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं, ये बताना है। जो डीसी मोटर के गुणदोष हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के कौन सी डीसी मोटर है जिसके गुणदोष 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान है? तो ऑप्शन देखिए डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और सी व डी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डीसी शंट मोटर के जो गुणदोष हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की गति बन जाती है। तो ऑप्शन देखिए जब रोटर का जो प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति क्या होगी? रोटर की आवृत्ति हो जाएगी 0। जब एन एस बराबर एन आर हो जाते हैं तो वहाँ पे स्लिप हो जाती है एन आर बराबर एन एस बराबर एन आर होंगे तो स्लिप होगी 0, तो इसकी गति हो जाएगी 0। स्लिप होगी इकाई, एन एस और एन आर स्लिप हो जाएगी इकाई हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी इकाई, तो सॉरी स्लिप हो जाएगी इकाई और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। रोटर की आवृत्ति 0 बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 0 राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमावों को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जब हम एक प्रेरण मोटर एक कला जो सिंगल फेज जो प्रेरण मोटर होती है उसमें जो सहायक घुमाव होते हैं, जो सहायक का मतलब होता है जो सहायक वाइंडिंग होती है, जो सहायक वाइंडिंग होती है करने का उद्देश्य क्या है? वोल्टता नियमन विकसित करना, गति बढ़ाना, प्रारंभिक बल आघूर्ण विकसित करना, शक्ति गुणक बढ़ाना, शक्ति घटक को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल आघूर्ण विकसित करने के लिए जो एकल कला प्रेरण मोटर में जो सहायक वाइंडिंग ली जाती है वो होती है प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या तुल्यकालिक मोटर के लाभ हैं? तो ये अपने आप प्रारंभ नहीं होती है। कौन सा लाभ है? ये भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है,
ये किसी भी शक्ति घटक पर अंतर्गत संचालित होती है, ये अधिक कार्यदक्ष होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो तुल्यकालिक मोटर होती है ये स्वयं यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, बिल्कुल राइट है, इसका राइट आंसर हो गया, राइट है। और ये भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है, ये एक कांस्टेंट गति पर चलती है, बिल्कुल राइट आता है। और ये किसी भी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित हो सकती है, इकाई हो या लीडिंग हो या लेगिंग हो, तो ये सभी पर चलती है। और ये अधिक कार्यदक्षता होती है, इसकी कार्यदक्षता भी अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो गया ई। अप्रोक्स सभी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर के स्टेटर कोड को प्रतिधार किया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस और लो लॉस, ए और बी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखें, जो प्रतिधार किया जाता है, छोटे छोटे परतों में विभाजित किया जाता है, वो होता है एडी करंट को कम करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त किया जा सकता है? तो प्रेरण मोटर के जो स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जा सकती है? रोटर परिपथ में ईएमएफ अंतक्षेपण करके ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना, या कैस्केड संचालन, रोटर भुजा पर बाह्य प्रतिरोध को संचालित करना, ई है स्टेटर परिपथ में रियोस्टेट को संचालित करना। तो हमेशा ध्यान रखें, जो स्टेपलेस गति नियंत्रण होती है वो होती है फील्ड, जो ध्रुव होते हैं फील्डों की संख्या में परिवर्तित करके। राइट आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना के रूप में भी जाना जाता है। तो डीसी मोटर के फील्ड कमजोर होना के रूप में जाना जाता है नियत विद्युत धारा नियंत्रण विधि, नियत वोल्टता नियंत्रण विधि, नियत आवर्ती नियंत्रण विधि, नियत शक्ति नियंत्रण विधि, नियत बलागुण नियंत्रण विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नियत शक्ति नियंत्रण विधि। हमेशा ध्यान रखें, डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना के रूप में जाना जाता है नियत क्षेत्र नियंत्रण विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंडबर्न परीक्षण डीसी मोटर को पर संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, नो लोड पर, फुल लोड पर, हाफ लोड पर, कोई लोड, या बी और सी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर होगा सिंडबर्न परीक्षण होता है वो होता है नो लोड पर। और एक होता है हॉपकिंसन परीक्षण होता है, वो होता है फुल लोड पर। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, इसे इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबक क्षेत्र से निर्मित होता है। जो स्थायी चुंबक के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं निर्मित होते हैं, नियोडिमियम बोरोन लोहा, समरो कोबाल्ट, फेराइट, उच्च कार्बन इस्पात, ए बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा नियोडिमियम बोरोन लोहा भी होगा, समरो कोबाल्ट भी होगा, फेराइट भी होगा, लेकिन उच्च कार्बन के नहीं बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है ई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया चित्र निम्न में से कौन से घुमाव को इंगित करता है? ऑप्शन देखिए, स्क्वीन घुमाव, स्क्यू कुंडल घुमाव, इवोल्यूट कुंडल घुमाव, हीरा कुंडल घुमाव, बास्केट घुमाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्क्यू कुंडल घुमाव। तो हमेशा ध्यान रखें, स्क्यू कुंडल घुमाव होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, शेडेड पोल मोटर, सर्वो मोटर, या इन्हीं सभी का। तो हमेशा ध्यान रखें, टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग टेप रिकॉर्डर में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक क्लॉक होती है उनमें भी हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी किया जाता है, टेप रिकॉर्डर में किया जाता है, ऑडियो रिकॉर्डर में किया जाता है। और जो टाइमिंग युक्त रिले होती है उसके अंदर किया जाता है रिलक्टेंस मोटर का। खिलौनों के अंदर किया जाता है शेडेड पोल मोटरों का। और एक होता है सर्वो मोटर। जो सर्वो मोटर होती है उसका प्रयोग यूनिवर्सल मोटर, इसका प्रयोग किया जाता है
खाद मिक्सर में, घरेलू मिक्सर में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसी स्टेटर घुमाव पर निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप रहते हैं। यदि घुमाव में खुला परिपथ है तो अंधकारम में पूर्ण प्रकाशन, कम प्रकाशवान, अद्वितीय, ए या तो सी या डी। तो हमेशा ध्यान रखें, जो स्टेटर के घुमाव पर जो कंटिन्यूटी परीक्षण करते हैं, यदि वह खुला परिपथ है तो अंधकारम में होगा। इसका राइट आंसर होगा अंधकारम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन्न विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी। तो ये बताना है कि दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है पोल पिच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ध्रुव पिच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्यों? बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्यों बताना है। प्रारंभिक बलागुण विकसित नहीं होगा, या बिना भार के प्रारंभ होने पर असफल होगी, या खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी, या पर्याप्त बलागुण उत्पन्न किए बिना ही अधिक विद्युत भागबल खींचेगी, या स्टेटर घुमाव को जला देगी। तो हमेशा ध्यान रखें, जो खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी, यदि हम उसे बिना लोड पर चलाएंगे डीसी श्रेणी मोटर को, तो वो खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्यूडबर्न परीक्षण के दौरान लोह हानि को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, नगण्य, स्तर, शून्य, परिवर्तनशील, एकक। तो जो स्यूडबर्न परीक्षण के दौरान जो लोह हानि होती है वो होती है स्तर हानि, एक कांस्टेंट हानि माना जाता है। स्यूडबर्न परीक्षण के दौरान लोह हानि को माना जाता है कांस्टेंट, स्तर माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन पर। डीसी मोटर में एक दिशीय बल आघूर्ण की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो डीसी मोटर में एक दिशीय बल आघूर्ण किसकी सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, स्लिप रिंग, ब्रूस, कम्यूटेटर, बी और सी दोनों, व थायरिस्टर। तो हमेशा ध्यान रखें, जो डीसी मोटर में जो एक दिशीय बल आघूर्ण होता है वो ब्रूस और कम्यूटेटर दोनों की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी भी हो गया है, सी भी हो गया है। तो बी और सी दोनों होते हैं। ध्यान रखिए, हमेशा ब्रूस और कम्यूटेटर दोनों ही एक दिशीय बल आघूर्ण की सहायता के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है बी और सी दोनों। डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? तो डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए कौन से स्टार्टर प्रयोग करेंगे? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 पॉइंट स्टार्टर। और शंट मोटर के लिए किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और जो कंपाउंड मोटर होती है उसके लिए 4 पॉइंट स्टार्टर। जो शंट मोटर होती है उसमें 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखें हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शंट मोटर के घूर्णन की दिशा पर पारस्परिक परिवर्तन किस करके बदली जा सकती है? डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा किस में परिवर्तन करके बदली जा सकती है? ऑप्शन देखिए, सप्लाई टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल, या तो बी या सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, या तो फील्ड टर्मिनल चेंज कर सकते हैं या आर्मेचर टर्मिनल। तो ऑप्शन को सावधानी से पढ़े, आराम से पढ़े। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो होगा फील्ड के टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल, एक साथ नहीं, या तो आर्मेचर टर्मिनल या फील्ड टर्मिनल, या तो आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल। इसका राइट आंसर हो गया है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है। जो कम्यूटेटर खंड होते हैं, कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं उनके बीच रोधन होता है, वो किसका होता है? कागज का, माय का, कपड़ा, लकड़ी, या इन सभी। तो जो कम्यूटेटर खंड के बीच जो विद्युत रोधन उपयोग किया जाता है वो होता है माय का। इसका राइट आंसर हो गया है बी। शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कुंडली का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो जो शेडेड पोल मोटर होती है उसमें जो शेडेड रिंग होती है उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? कोर हानि कम करना, शक्ति गुणक बढ़ाना, घूर्णी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना,
या चुंबकीय लोकिंग प्रदान करना। तो हमेशा ध्यान रखें, जो शेडेड पोल मोटर में जो शेडेड रिंग उपयोग की जाती है वो की जाती है घूर्णी क्षेत्र चुंबक उत्पन्न करना, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्राय होता है, तो सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर होती है उसमें प्राय होता है वाउंड रोटर, स्क्विरल केज रोटर, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, उच्च शक्ति गुणक या निम्न शक्ति गुणक। तो जो एक सिंगल फेज की जो शेडेड पोल मोटर होती है उसमें हमेशा ध्यान रखें स्क्विरल केज रोटर होता है, स्क्विरल केज रोटर होता है जिसके अंदर रोटर के छड़ें कॉपर व पीतल की छड़ें कॉपर की छड़ें फंसा दी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसी मशीन में डमी कुंडलियां हेतु उपयोग होती है, तो दक्षता बढ़ाने के लिए, कंप्यूटेशन सुधारने के लिए, मशीन की लागत कम करने के लिए, आर्मेचर यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें डीसी मशीन में जो डमी कुंडलियां, जो डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है, जो डमी कुंडलियां की जाती है वो होती है आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो शक्ति गुणक कम होगा, चुंबक धारा बढ़ जाएगी, ए बी दोनों, कॉपर हानि कम होगी या बेयरिंग घर्षण कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल बढ़ जाता है तो वायु अंतराल बढ़ने पर चुंबकीय धारा का मान बढ़ता है, चुंबकीय धारा का मान बढ़ने पर पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है। तो चुंबकीय वायु अंतराल बढ़ने पर चुंबकीय धारा बढ़ जाती है और शक्ति गुणक कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर होता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर कौन सा होता है? देखिए स्टेटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ए या बी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिए जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको चालू करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा रोटर रेजिस्टेंस, ये होता है वाउंड प्रकार का रोटर, ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर प्रयोग में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोटर में जोंगिंग ऑपरेशन भी कहलाता है, तो मोटर में जोंगिंग ऑपरेशन भी कहलाता है। ऑप्शन देखिए स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, ग्रिपिंग, ब्रेकिंग, इंचिंग। तो हमेशा जोंगिंग ऑपरेशन भी कहलाता है इंचिंग। इसका राइट आंसर हो गया है ई, इंचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ पंखों व सॉकेटों और लाइटों को तक सीमित किया जाता है। तो भारतीय मानक संस्थानों के जो उप परिपथ लाइट पेन परिपथ सर्किट लाइटों को तक सीमित किया जाता है 200 वाट 5 पॉइंट, 300 वाट के 5 पॉइंट, 400 वाट के 6 पॉइंट, 500 वाट के 10 पॉइंट और 800 वाट के 10 पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखें 800 वाट के 10 पॉइंट। राइट आंसर होगा ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी स्विच पर लगाए जाने चाहिए। तो सभी स्विच है, जो सभी स्विच लगाते हैं हम वो किस पर लगाए जाने चाहिए? ऑप्शन देखिए जीवित तार, न्यूट्रल तार, भू संपर्कित तार, नीले तार, हरे तार। तो हमेशा जो जीवित तार पर ही स्विच लगाना चाहिए। इसे लाइव तार भी बोला जाता है, लाइव वायर भी बोला जाता है, इसे फेज वायर भी बोला जाता है। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग प्रयुक्त है? तो जो वर्कशॉप होता है, जो कार्यशाला होती है, उसमें प्रकाश व्यवस्था के लिए कौन सी वायरिंग प्रयुक्त की जाती है? तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, केसिंग वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, CTS वायरिंग या TRS वायरिंग। तो हमेशा ध्यान रखें जो वर्कशॉप में, जो कार्यशालाओं में
जो प्रकाश व्यवस्था के लिए की जाती है वो की जाती है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, सतह कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक व्यास की कंड्यूट के लिए सैडल्स की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? तो ये बताना है भारतीय मानकों के अनुसार जो 25 mm तक की व्यास की जो कंड्यूट होती है उसके लिए कितने SWG का न्यूनतम सैडल्स प्रयोग करेंगे। तो देखिए 10 SWG, 15 SWG, 20 SWG, 30 SWG या 40 SWG। तो हमेशा ध्यान रखें जो 25 mm व्यास के लिए हम लेंगे 20 SWG। इसका राइट आंसर हो गया है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत जो कंटिन्यूटी क्यों आवश्यक होती है, जो विद्युत की साध्यता क्यों आवश्यक होती है जो धात्विक कंड्यूट होता है उसके लिए। तो बोल्टता गिरावट कम करने के लिए, गैल्वेनिक संसरण सीमित करने के लिए, प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए, ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन युग्म समान बनाने के लिए, प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए या ओवर करंट से युक्ति का संचालन सुगम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए, ग्राउंड फॉल्ट निर्मित करने के लिए और ओवर करंट से सुरक्षा करने के लिए। राइट आंसर हो गया है ई। प्रभावी ग्राउंड जो फॉल्ट पथ निर्मित करता है एक तो, और एक ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम बनाने के लिए। राइट आंसर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। जो सर्विस लाइन चलती है, जो पारेषण लाइन चलती है, जो सर्विस लाइन होती हैं उनमें स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा को टैप करने के लिए, विद्युत ऊर्जा को नीचे उतारने के लिए ओवरहेड लाइनों में कौन सा जॉइंट किया जाता है? तो ए ब्रिटानिया टी, ब्रिटानिया टेस्ट्रे, स्कोफर्ड, वेस्टर्न यूनियन और नोटेड टैप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटानिया टी जोड़। हमेशा ध्यान रखें ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार से इस प्रकार से होता है और यहाँ पर इसे नीचे उतारा जाता है और इसे इधर टेप किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन या ब्रिटानिया टी, इसे बोला जाता है ब्रिटानिया टी जोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटेन पर TRS केबल के लिए प्रयुक्त होता है। बेटेन पर जो TRS तप रबर शीतल केबल के लिए प्रयुक्त होता है। कम वोल्टता के लिए, मध्यम वोल्टता के लिए, उच्च वोल्टता के लिए, अत्यंत उच्च वोल्टता के लिए, C और D दोनों। तो हमेशा ध्यान रखें बेटन पर जो TRS केबल होता है वो होता है कम वोल्टता के लिए। इसका राइट आंसर हो गया है कम वोल्टता के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। से अधिक पर भूमि प्रणाली काम नहीं कर सकती। तो हमेशा ध्यान रखें कौन सी वोल्टेज रेंज पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती है। तो 66 kV, 33 kV, 11 kV, 440 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो हमेशा ध्यान रखें जो भूमि प्रणाली काम नहीं कर सकती है वो है 66 kV। 66 kV से हम ज़्यादा रखेंगे तो भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती, काम नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? ऑप्शन ए के एक्साइटर, सीरीज कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर। तो ये कौन सा नहीं होता है? एक्साइटर, जो एक्साइटर होता है वो सब स्टेशन जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे एक्साइटर नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया एक्साइटर नहीं होते हैं। सीरीज कैपेसिटर होते हैं, शंट कैपेसिटर होते हैं, सीरीज सर्किट ब्रेकर होते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन एक्साइटर नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जब सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तब लाइन चार्ज हो जाता है, लाइन में कोई करंट नहीं होगा या लाइन फुल लोड पर होगा, सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होगा, ए और सी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखें जो सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमें लाइन में कोई करंट नहीं होगा, लाइन में कोई करंट नहीं होगा। जब हम सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमें लाइन से कोई करंट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सब स्टेशन में
किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट होते हैं? तो जो सब स्टेशन होते हैं उनके ट्रांसफार्मरों के लिए जो न्यूट्रल अर्थ पिट होते हैं उनकी संख्या बताना है। तो कितने अर्थ न्यूट्रल पिट होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमेशा ध्यान रखें जो सब स्टेशन के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें 3 अर्थ न्यूट्रल पिट होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, 3 अर्थ पिट न्यूट्रल अर्थ पिट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, कंडक्टरों के बीच जगह बढ़ाकर, कंडक्टर का डायामीटर बढ़ाकर, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके, बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल करके, या इन सब। तो कोरोना डिस्चार्ज किया जा सकता है उपरोक्त सभी से। हम जो कोरोना इफेक्ट होता है उसे हम कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ा दें और उनका जो डायमीटर व्यास है उसको बढ़ा दें, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करें और बंडल किए गए बंडल मही तारों से बंडल करके इस्तेमाल करके कोरोना का डिस्चार्ज किया जा सकता है। जो कोरोना इफेक्ट होता है वो ट्रांसमिशन लाइनों में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोह रिले ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त है। तो जो मोह रिले होती है कम वोल्टता, उच्च वोल्टता, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ई है, सी और डी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखें जो मोह रिले ट्रांसमिशन लाइनों में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज दोनों लाइनों के लिए उपयुक्त होती है। तो ये उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं मोह रिले। ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में भी काम करता है और अल्ट्रा हाई वोल्टेज में भी काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड है 2 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग है 1.5 किलोवाट। तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर, तो अधिकतम मांग बटा कनेक्टेड लोड, तो उसे हम डिमांड फैक्टर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए अधिकतम मांग होगी 1.5 अपॉन कनेक्टेड लोड है 2। कनेक्टेड लोड है 2। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने होगा, देखिए 5 से 15, 5 चौका 20। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 7 28, 2 4 5 20, 0.75। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, 0.75। जो हमेशा ध्यान रखिए डिमांड फैक्टर का मान इकाई से कम होता है, तो ये होगा 0.75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किटों को व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात क्या कहलाता है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, संयोजक फैक्टर और आवंटन फैक्टर। तो हमेशा ध्यान रखें विभिन्न सब सर्किटों की व्यक्तिगत अधिकतम मांग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का जो अनुपात होता है वो होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वह होता है जहां हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। तो कौन सा स्विच है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जहां ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है? तो ऑप्शन देखिए, डबल सिंगल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, आइसोलेटिंग व हॉर्न गैप। तो इसका राइट आंसर होगा डबल पोल सिंगल थ्रो। जब ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करता है वो होता है डबल पोल सिंगल थ्रो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दुगना कर दिया जाता है तो मोटर से उत्पन्न होने वाला टॉर्क होगा। जब डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और ईएमएफ दोनों को दुगना कर दिया जाता है तो उत्पन्न होने वाला टॉर्क एक समान रहेगा। राइट आंसर होगा ए। हमेशा ध्यान रखें ये होगा ईबी। ईबी समानुपाती n/5।
इस प्रकार से भी होता है। तो जब हम रफ्तार को दुगनी करेंगे और बेक ईएमएफ को दुगना करेंगे तो हमें टॉर्क होगा वो एक समान प्राप्त होगा। राइट आंसर हो गया है ए। इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? अब बताना है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, इन सब। तो हमेशा ध्यान रखें जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है वो होगा निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये हो गए पैरामैग्नेटिक पदार्थ हो गए। टंगस्टन और ये टंगस्टन का प्रतिचुंबकीय और इन सब, तो राइट आंसर होगा निकल। निकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्तर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा की दिशा की मदद से प्राप्त की जा सकती है। लाप्लास का नियम, लेंज का नियम, लॉरेंज का नियम, किरचॉफ के करंट का नियम और किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। जो स्तर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा की मदद से प्राप्त की जा सकती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेंज के नियम से। हमेशा ध्यान रखिए लेंज का नियम होता है, लेंज के नियम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेंज का नियम किस संरक्षण का नियम का परिणाम है? ऑप्शन देखते हैं। करंट, चार्ज, एनर्जी, इंड्यूस ईएमएफ और होता है ई संवेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो लेंज का नियम होता है किस संरक्षण के नियम पर होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर होता है, एनर्जी संरक्षण के नियम पर होता है। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस होगा कितना होता है? देखिए जब सीरीज में जुड़ी हुई है दो 300 माइक्रो हेनरी की, तो वह सीरीज में जुड़ जाते हैं। तो 300 600 माइक्रो हेनरी राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 हेनरी इंडक्शन के कॉइल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है और करंट में बदलाव की दर होनी चाहिए। तो जब हम 4 हेनरी कोयल को 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है तो करंट में होने वाले बदलाव की दर, यदि इसे इस सूत्र से बोल किया जा सकता है एल डी आई अपॉन डी टी। जब वोल्टेज का मान दे रखा है 16 और इंडक्टर का मान 4 और डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी हमें निकालना है, करंट में बदलाव हमें निकालना है। तो जब हम 16 वोल्ट में 4 हेनरी से डिवाइड करेंगे तो हमें होगा 4 एम्पियर प्रति सेकंड, 4 एम्पियर प्रति सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो बताइए। गॉस का नियम, एम्पीयर का नियम, कूलॉम का नियम, मैक्सवेल का नियम और लेंज का नियम। तो जो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान वो है कूलॉम के नियम से ज्ञात किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता वो हम कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर +2Q और -5Q चार्ज को दो चार्जों को एक पिंड को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा। यदि हम +2 कूलॉम और -5 कूलॉम के चार्ज को एक पिंड के संपर्क में पास में लाया जाता है तो परिणामी जो फ्लक्स होगा वो होगा -3Q में से घट जाता है तो -3Q होगा। +2 में से -5Q घटाएंगे तो -3Q होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से क्या डाई इलेक्ट्रिक का उदाहरण है? कांच, माइका, एबोनाइट, पोर्सलिन या इन सब। तो जो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक के रूप में हम उपयोग डाई इलेक्ट्रिक के जो उदाहरण है बताने हैं। कांच राइट आंसर होगा इसका, कांच, माइका, पोर्सलिन, एबोनाइट और
इन। तो राइट आंसर हो गया है ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वान डी ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, हिंटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो वान डी ग्राफ जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। हमेशा ध्यान रखिए, वान डी ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैपेसिटर में क्या होता है? कंडक्टर द्वारा अलग किए गए दो इंसुलेटर, इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर, केवल दो इंसुलेटर, केवल दो कंडक्टर, या तो बी या सी। तो जो एक कैपेसिटर होता है वो होता है एक इंसुलेटर के द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। एक इंसुलेटर होता है वह दो कंडक्टरों को विभाजित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्यूज परिवेशी तापमान से स्वतंत्र होता है, ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है, यह संवहनी पदार्थों में इलेक्ट्रिक और थर्मल गुण या इसे ऑन व ऑफ स्विच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, ये गलत कथन है। इसका जो राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं? जो डिले फ्यूज होते हैं वो किसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं? मोटर, ट्रांसफार्मर, ए बी दोनों, सेमीकंडक्टर व लाइटिंग सर्किट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो डिले फ्यूज का उपयोग किया जाता है वो पावर सर्किट में किया जाता है, तो उसमें होगा मोटर और ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। तो डिले फ्यूज की सुरक्षा के लिए मोटर्स और ट्रांसफार्मर दोनों की सुरक्षा के लिए डिले फ्यूज प्रयुक्त किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल की जा सकती है? तो जो एक फेज शिफ्ट नियंत्रण होता है उसमें एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल की जा सकती है? शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन रेगुलेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ए और बी दोनों। तो इसका हमेशा ध्यान रखें, जो फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच जो फेज शिफ्ट होता है वो होता है इंडक्शन रेगुलेटर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के गुना के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा 1 के गुना के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है? तो निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है? करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जो टेप चेंजर होता है उसका हमेशा ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ही टेप चेंजर प्रयोग किए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज के बराबर है, कितने के बराबर है? 7620 के बराबर है। तो 7620 के बराबर है तो वोल्टेज के बराबर है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा? तो इसमें देखिए, जो ट्रांसफार्मर वितरण ट्रांसफार्मर है, जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसमें प्राइमरी में टर्न है 2540 और सेकेंडरी में 40 टर्न। तो ये है
एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया है। प्राइमरी वोल्टेज है तो इसमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। प्राइमरी वोल्टेज कितने हैं? 7620। प्राइमरी वोल्टेज है 7620। तो सेकेंडरी वोल्टेज x और 7620 है प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी टर्न है 2500। सेकेंडरी 40 है सेकेंडरी टर्न और 2540 है ए टर्न। तो इसे डिवाइड करने पर 120 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। एक 120 वोल्ट हमें प्राप्त होगा जो एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोडित स्थिति के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो जो लोडित स्थिति में दो समरूप ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण और डाइलेक्ट्रिक परीक्षण, उनमें से कोई नहीं। तो जो लोडित स्थिति में दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता ज्ञात की जा सकती है, निर्धारित की जाती है, वो है बैक टू बैक परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा सी, बैक टू बैक परीक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांसफार्मर के भीतर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए? ऊष्मा का अवशोषण करने वाला होना चाहिए, हवा का आयनीकरण करने वाला होना चाहिए, नमी हटाने वाला होना चाहिए, या सफाई की तेल होना चाहिए, ऊष्मा को नष्ट करने वाला होना चाहिए। तो जो प्रयुक्त ब्रीदर के अंदर जो रसायन होता है, जो सिलिका जेल होता है, उसका गुणधर्म होना चाहिए नमी को हटाना। तो राइट आंसर हो गया है सी, नमी को हटाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसके परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है? तो वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टर्न और ए बी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखें, जो विद्युत शक्ति एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना परिवर्तित किए आवृत्ति के बिना परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। बिना आवृत्ति के परिवर्तन के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? तो घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो हमें हमारे घरों के लिए उपयुक्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97। एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण से होती है? लोड बदलता है, ट्रांसफार्मर ऑयल के कारण, मैग्नेस्ट्रक्शन के कारण, यांत्रिक कंपन के कारण, ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा चुंबकीय विरूपण के कारण। राइट आंसर हो गया है सी। ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जो ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस, एडी करंट लॉस। ए और बी दोनों। जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है वो होता है कॉपर लॉस। जो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? तो जो कौन सा ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? स्टार डेल्टा, स्टार स्टार में, डेल्टा डेल्टा में, या डेल्टा स्टार में। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा स्टार स्टार के मध्य डेल्टा वाइंडिंग, जो टर्सरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। स्टार स्टार के अंदर एक डेल्टा वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उसे टर्सरी वाइंडिंग कहा जाता है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट ट्रीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है? जो स्कॉट कनेक्शन होता है वह 3
3 फेज को 2 फेज, 2 फेज को सिंगल फेज आदि में कन्वर्ट करता है। तो जो स्कॉट कनेक्शन होता है जिसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, एक होता है ट्रिजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किस अनुपात में होती है, वो होती है 2:1 में। इसका राइट आंसर हो गया है 2:1 में। तो आज के अंतिम 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही हम टेक्निकल हेल्पर के 23/8/2018 के जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हैं वो भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।